हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी आपकी 3 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप शाम को कल बताया था जब रात को 9 बजे की वीडियो नहीं आ पाई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड स्टिल इट इज़, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा हिम्मत तो नहीं थी वीडियो बनाने की, बट स्टिल एक मतलब एक आदत सी पड़ गई है आप लोगों से डेली मिलने की और बात करने की। इस वजह से वो मोटिवेशन का काम करती है। एंड स्टिल आई एम रेडी विद द करंट अफेयर्स ऑफ 3 नवंबर। लेकिन रात का 9 बजे का सेशन हो पाएगा आज भी या नहीं, मेरे को नहीं पता है। अगर मेरे में हिम्मत हो पाई तो मैं कोशिश करूँगा, अदरवाइज एक लाइव ले लेंगे आज रात को, थोड़ी सी बातें कर लेंगे, है ना। या रिवीजन पार्ट कर लेंगे, कोई पुरानी जो वीडियो होगी मैं फिर से अपलोड कर दूंगा उसको, आप उसमें रिवीजन देख लेना, अपना वो कर लेना। जैसे भी होगा वो आपको मैं उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? Recently, which state government has banned the sale of fireworks and firecrackers? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि आप सबको पता होगा दिवाली आने वाली है और राजस्थान गवर्नमेंट ने, इसका आंसर राजस्थान है, राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दिया, बिकेंगे नहीं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो सबसे पहला स्टेट जो है राजस्थान निकल के आया है, जिसने अपने स्टेट में इस बार दीपावली पर पटाखों की बिक्री वगैरह पे बिल्कुल बैन लगा दिया है कि बिकेंगे ही नहीं, तो जलेंगे तो अलग बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्ति आ गई है। टू whom has the Public Sector Power Grid Corporation of India (PGCIL) appointed its director? और इसका आंसर है आपका अभय चौधरी को बनाया गया है। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। वे इससे पहले कार्यपालिका निर्देशक और सीएमडी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका कि जो नए डायरेक्टर हैं आपके पब्लिक सेक्टर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो अभय चौधरी होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है इसको, नियुक्तियों में डाल लेना जहां भी नियुक्तियां लिख रहे हैं यहाँ पे या जैसे भी कर रहे हैं। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? रिसेंटली विच बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? 1000 सिक्सेस का मतलब है 6000 रन तो सिर्फ छक्कों से मारे हैं T20 में। एंड ही इज नन अदर देन यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, ठीक है जी। इसका आंसर क्रिस गेल है। अगर आप आईपीएल वगैरह देख रहे होंगे अभी, तो अभी उन्होंने 99 का स्कोर किया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसमें उन्होंने 1000 छक्के मारे थे और 1000वां छक्का उन्होंने आपके जोफ्रा आर्चर पे मारा था। उन्होंने फिर अगली बॉल पर उन्हें बोल्ड कर दिया था। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी मैकलम 485 छक्कों के साथ तीसरे और शेन वॉटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पे है। आप सोच के देखो कितना बड़ा गैप है। 1000 तो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसका नंबर आता है 690 पे, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे तक काफी टाइम तक रहेगा कि पहला बल्लेबाज जिसने T20 में 1000 छक्के मारे हैं, ही इज द क्रिस गेल, ठीक है। ये भी आ सकता है किसके खिलाफ उन्होंने 1000वां छक्का मारा था, तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और किस बॉलर पे मारा था, जोफ्रा आर्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और सबको पता है, अभी हमने सबने सेलिब्रेट किया, इट इज ऑन 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब स्टार्ट हुआ? 2014, जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, मोदी सरकार आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखना है आपको। और उनकी जो है अभी प्रतिमा भी बनी थी कुछ साल पहले गुजरात में, ठीक है ना, लोहे वाली, जो लोह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्हें, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, 31 अक्टूबर उनकी जयंती पे मनाया जाता है हर साल, और 2014 से ये स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले 2014 में मनाया गया था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन सैनिक स्कूल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का कई लोगों ने भरा हुआ है, ठीक है ना, तो सैनिक स्कूल शायद डिफरेंट होते हैं उससे, बट स्टिल आपसे इंटरव्यू वगैरह अगर आपका होगा तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रिलेटेड है उसी से, ऐसा ही रिलेटेड है। और ये जो है 27% कर दिया गया ओबीसी के लिए, वैसे 27% ही होता है ओबीसी का, लेकिन इससे पहले शायद वहां पे नहीं होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 21-22 से लागू होगी, यानी कि अगले साल से। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 7.5 यानी कि 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है, और 27 नॉन क्रीमिलेयर गैर क्रीमिलेयर ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये भी आपसे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि एमएमए चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन अगेन। विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट एमएमए चैंपियनशिप फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन सिंगापुर? और ये किया आपका रितु फोगाट ने, याद रखना है जी। ठीक है, भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाव से पो को दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्हें राष्ट्रीय मंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक भी मिला था। उन्होंने कुश्ती के करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा के बाद से स्कूल भी छोड़ दिया था। आपको पता होगा फोगाट फैमिली का, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मूवी बन चुकी है ना, सबको पता ही है बड़े अच्छे से। तो याद रखना है, लगातार तीसरी बार सिंगापुर में मिक्स मार्शल आर्ट जीता है आपके रितु फोगाट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फटाफट, 7th आज का। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? उसमें आईपीएल, इंटरनेशनल तो पहले ले चुके थे, सारी जितनी भी लीग्स वगैरह वो सारी शामिल है। विच चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? और ये काम किया है आपके शेन वॉटसन ने। ठीक है जी, धोनी, कहीं धोनी सोच रहे हो कोई लोग, ऐसा नहीं है, धोनी ने तो कहा है मैं अगला साल भी खेलूंगा, अगले साल भी, जब उनसे पूछा गया था। अभी चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन ने 1 नवंबर 2020 को अपनी टीम सीएसके को किंग्स 11 पंजाब 9 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी क्रिकेट सहित सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 1 नवंबर को उनका लास्ट गेम था और उसमें जो है वो 9 विकेट से जीते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना संन्यास घोषित कर दिया और एक अच्छी जगह पे आके संन्यास घोषित किया है। अच्छी फॉर्म में रहे थे इस साल के आईपीएल टूर्नामेंट में। सीएसके जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई नॉकआउट्स के लिए, बट स्टिल उन्होंने, उनकी जो परफॉर्मेंस थी अच्छी थी, और अच्छी, जब आप ऊंचाई पे होते हैं अगर वहां पे रिटायरमेंट लेते हैं तो वो काफी ज्यादा याद किया जाता है और अच्छा रहता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8।
किस आईआईटी संस्था ने पर्यावरण पर्यावरण क्या लिखा है, डिजस्ट प्रदूषण का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? यह है पर्यावरण डिटर्जेंट है भाई, ओहो डिटर्जेंट, पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। Which IIT institute has developed a specific bacteria biosensor to detect environmental detergent pollutants, जिसको SDS भी कहा जाता है। और ये काम किया है आपका कौन सी आईआईटी ने किया है? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ये काम करती रहती है, वहां पे इनोवेशंस आते रहते हैं। आईआईटी रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्था का दावा है कि यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक सोडियम डेलोसिल सल्फेट और सोडियम लोरियल सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने किया, ये किया आपका आईआईटी रुड़की ने। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, शायद नेक्स्ट मंडे से या उससे पहले भी मैं बता दूंगा आपको, हो तो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वो ज्वाइन भी कर लेना। शायद नेक्स्ट मंडे या उससे पहले भी अब हम जो ये लाइव सेशंस होते हैं ना आपके, ये बंद करने वाले हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट पोस्ट करेंगे आपकी वीडियोस। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लाइव में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आते, तो वही हम कि मॉर्निंग सुबह मिलेगी आपको 9 बजे एक वीडियो, फिर 12 बजे मिलेगी। वो क्या होगी, वो लाइव नहीं चलेगी अब इस तरीके से जैसे ये चल रही है, वो डायरेक्ट पोस्ट होगी, उसके बाद आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रही है, कई बच्चे बाद में जुड़ते हैं और वो 1-2 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं। तो भाई अगर जिनको अच्छे से पढ़ना है वो शुरू से पहला क्वेश्चन लेके चलेगा और 10वें तक जाएगा हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, वही हमारा टाइम टेबल रहेगा। सुबह एक वीडियो आएगी 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और रात को 9 बजे। क्योंकि वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं जो लाइव आते हैं और मेरे को कोई फायदा लग नहीं रहा है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, तो अब से शायद कुछ टाइम बाद से आपकी पोस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी वीडियोस, ना कि इस तरीके से लाइव चलेंगी। तो अपने आप उसमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं अगर चाहते हैं, साथ साथ में कि आंसर क्या चल आने वाला है इसका या क्या होने वाला है, अगर आपको पता है। अदरवाइज अपने नोट्स जो हैं वो बनाते रहो। ठीक है ना, ये रहेगा हमारा। चलो जी, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9th। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU between India and which country for cooperation in the field of health and medicine? और ये इंडिया ने किया कंबोडिया के साथ। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये याद रखना है आपको। और आज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत की जीएसटी राजस्व संग्रह इस महीने 8 महीने के उच्च स्तर पर किस महीने, मतलब कि इस लिखा है किस महीने है ना, विच मंथ, ये किस कर लेना नोट, ना कि इस। ठीक है, किस महीने 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इंडियाज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हिट 8 मंथ्स हाई इन विच मंथ ऑफ दिस ईयर। और ये अभी का है, अक्टूबर का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो अक्टूबर 2020 है, यानी कि जो ट्रेन है वो वापस ट्रैक पे आ रही है, पटरी पे आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सूचित किया है कि अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व के लगभग 105,155, दैट्स मीन इट इज अराउंड 1,05,155 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं, जो 8 महीने का उच्च आंकड़ा है। मतलब पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा अक्टूबर 2008 में जो है 2020 में जो है कलेक्ट हुआ है क्या, हमारा जीएसटी रेवेन्यू, जो हमारा कलेक्शन होता है। ठीक है जी,
दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि थोड़ा चेंज होने वाला है तरीका उसका रीज़न मैंने दे दिया, क्योंकि लाइव में मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से बच्चे जो हैं वही 30-40 होते हैं, एंड दैट इज़ सो मच डिसफैक्ट्री और डिमोटिवेटिंग, और उसको देख के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और व्यूज़ तो पूछो ही मत, व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। ठीक है, बट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे भी हैं, कि आने वाले टाइम में फिर जिस तरीके से हम चलाएंगे वैसे ही चलेगा। आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, अच्छी बात है, नहीं जुड़े रहना है वो भी अच्छी बात है। तो दैट विल बी योर कॉल, एंड स्टिल वी आर डूइंग जो हमें करना है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आज थोड़ा सा धीरे धीरे मैं इसीलिए बोल रहा था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और रात का मैं कह नहीं सकता कि वीडियो आएगी या नहीं आएगी। चांसेस तो यही है कि नहीं आ पाएगी शायद, क्योंकि रात को 9 बजे की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये तो फिर भी करंट अफेयर्स तो जल्दी हो जाता है 1-1.5 घंटे में, बट उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, और वैसी हालत है नहीं करने की। ठीक है जी, तो बता देंगे कि रिवीजन आएगा आपका, कोई पहली वाली वीडियो है वही आएगी, अपलोड होगी दोबारा, जैसे भी होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।